और इस प्रकार मैं दादा कुलुस्कर द्वारा दी गई पुस्तक की सहायता से बुद्ध की ओर मुड़ा। उस अल्पायु में बुद्ध की ओर मैं खाली दिमाग लेकर नहीं गया था। मेरे पास एक पृष्ठभूमि थी और बुद्ध ज्ञान को बढ़ने में मैं सदैव तुलना और भिन्नता कर सकता था। यही बुद्ध और उनके धम्म में मेरी रुचि का प्रस्थान बिंदु है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत सर्वप्रभुत्व संपन्न एक राज्य ना था। देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इसमें से किसी राज्य पर एक राजा का अधिकार था, किसी पर एक राजा का अधिकार ना था। जो राज्य किसी राजा के अधीन थे उनकी संख्या 16 थी। उनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कौशल, मल्ल, चेदी, वत्स, करु, पंचाल, मत्स्य, सोरसेन, अश्मक, अवंती, गंधार तथा कंबोज। जिन राज्यों में किसी एक राजा का आधिपत्य ना था वे थे कपिलवस्तु के शाक्य, पावा तथा कुशीनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामगाम के कोलीय, अलकप्प के बुली, केसपत्तु के कालम, कलिंग, पीपलवन के मौर्य तथा भग्ग जिनकी राजधानी शिंशुमार गिरी थी। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था वे जनपद कहलाते थे और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार ना था वे संघ या गण कहलाते थे। कपिलवस्तु के शाकों की शासन पद्धति के बारे में हमें विशेष जानकारी नहीं है। हम नहीं जानते कि वहाँ प्रजातंत्र था अथवा कुछ लोगों का शासन था। इतनी बात हम निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि शाकों के जनतंत्र में कई राज परिवार थे और वे एक दूसरे के बाद कश्म शासन करते थे। राज परिवार का मुखिया राजा कहलाता था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय शुद्धोधन की राजा बनने की बारी थी। शाक्य राज्य भारत के उत्तर पूर्व कोने में था। यह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कौशल नरेश ने इसे अपने शासन क्षेत्र में शामिल कर लिया था। इस अधिराजिक प्रभाव क्षेत्र में रहने का परिणाम यह था कि कौशल नरेश की स्वीकृति के बिना शाक्य राज्य स्वतंत्र रीति से अपने कुछ राजकीय अधिकारों का उपयोग ना कर सकता था। उस समय के राज्यों में कौशल एक शांतिशाली राज्य था। मगध राज्य भी ऐसा ही था। कौशल नरेश प्रसेनजीत और मगध नरेश बिंबिसार सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे।